हेलो स्टूडेंट्स, आज आप करोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद जिस टॉपिक के अपन या जिस लेसन की अपन बात कर रहे हैं वो लेसन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तीसरा लेसन है विद्युत रसायन। ठीक है, इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, विद्युत रसायन। ठीक है, इस लेसन में आप क्या पढ़ोगे? पहले तो मैं 11th की बात करूंगा, फिर 12th की बात करूंगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, केमिस्ट्री का मतलब होता है कोई केमिकल की बात करेगा, मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक एनर्जी मतलब विद्युत ऊर्जा को किस में चेंज किया जाएगा? केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी को किस में चेंज किया जाएगा? इलेक्ट्रिक एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। मतलब आप सभी तरह के सेल के बारे में इसमें पढ़ोगे। ठीक है, जो आप यूज करते हो, रिमोट का सेल हुआ, चाहे बैटरी हुआ, चाहे कोई सा भी हुआ। देखो, आप रिमोट के सेल की एक बार बात करो तो उसमें क्या होता है? केमिकल भरा हुआ होता है कोई ना कोई। ठीक है, उस केमिकल से क्या मिलती है आपको? इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है। और बैटरी की बात करें तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप किस में चेंज करते हो? पहले केमिकल में, और केमिकल को फिर किस में चेंज कर देती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। बैटरी में यही होता है ना, बैटरी जो चार्ज होती है बार बार, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और केमिकल के बीच में जितनी भी रिएक्शन होती है और उसके द्वारा जितनी भी विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है, इस लेसन की यहाँ पे मतलब इस टॉपिक की इस लेसन में आप बात करोगे। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, पहले तो 11th की बात बताता हूँ जो 12th में भी आपके सिलेबस में है। सबसे पहले टॉपिक है तुम्हारा डैनियल सेल, उसी को बोलते हैं वोल्टिक सेल। डैनियल सेल, इसी को बोलते हैं वोल्टिक सेल, इसी को बोलते हैं लेक्लांसी सेल। ठीक है, डैनियल सेल। डैनियल सेल साइंटिस्ट था, उसी ने बताया था, डैनियल के नाम से ही हो गया। लेक्लांसी भी एक साइंटिस्ट के नाम से ही जाएगा ये। ठीक है, तो डैनियल सेल की अपन बात करते हैं। तो डैनियल सेल का सबसे पहले आपको डायग्राम आना चाहिए, क्योंकि एक बार तो आरबीएससी ने डायग्राम ही पूछा हुआ है। तो देखो, होता क्या, डैनियल सेल में दो हाफ सेल होते हैं, मतलब दो ये बर्तन से लिए और इसको बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपने एक सॉल्यूशन भरा, जिस चीज का आप सॉल्यूशन भरोगे उसी की आप इसमें क्या करोगे? रॉड डाल दोगे। जैसे मैंने इसमें सॉल्यूशन भरा ZnSO4 का, क्यों? क्योंकि इसके अंदर मैंने क्या डाला था? जिंक की रॉड डाली है, इसलिए। और इस ZnSO4 की सांद्रता, कंसंट्रेशन कितनी रखोगे? 1 m मोलरता। 11वीं के अंदर आपके सामने नाम आया है मोलरता, मोलरता, ये सब क्या होता है? वैसे अपन विलियन लेसन में इसको पढ़ेंगे। सिर्फ इतना देख लो कि सांद्रता को, इस विलियन की सांद्रता को मैंने किससे लिखा है? मोलैरिटी से, मोलरता से। इसको 1 m लिखेंगे, कैपिटल M होना चाहिए, ये ध्यान रखना। मतलब जिंक के सॉल्यूशन में मैंने जिंक की रॉड डाली, ऐसे यहाँ पे कॉपर के सॉल्यूशन में किसकी रॉड डाल देंगे? कॉपर की। तो CuSO4 का विलियन ले लिया, सॉल्यूशन ले लिया, इसकी सांद्रता कितनी ले ली? 1 m, और इसमें क्या करा आपने? कॉपर की रॉड डाल दी। ठीक है, इस सारों को जोड़ेंगे एक अमीटर से, इसके साथ एक बैटरी भी जोड़ दो। ठीक है, अब क्या होगा? इसके अंदर एक जोड़ा जाता है साल्ट ब्रिज। इंपॉर्टेंट है साल्ट ब्रिज, आपसे आरबीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है कि साल्ट ब्रिज क्यों जोड़ते हैं? इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, लवण सेतु। ठीक है, क्यों ये पूछा जाता है कि ये क्यों जोड़ा जाता है? तो अभी बता दूंगा। इसके अंदर होता है या तो KCl का पेस्ट भरा होगा या अमोनियम क्लोराइड का पेस्ट भरा होगा। कांच की बनी ट्यूब होती है, यहाँ पे रुई की डॉट लगा के इसे बंद कर देते हैं। तो आपसे पूछा जाता है लवण सेतु, साल्ट ब्रिज क्यों लगाया जाता है किसी सेल में? तो पहला तो आप बताओगे सर्किट कंप्लीट करने के लिए। दूसरा पॉइंट आप ये बताओगे कि जब ये सेल काम करता है तो दोनों तरफ आयनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उन कमी को पूरा कौन करता है? ये साल्ट ब्रिज करता है। मतलब अगर मान लो यहाँ पे प्लस के आयन ज्यादा हो गए तो माइनस आ जाएंगे, यहाँ पे अगर माइनस के आयन ज्यादा हो गए तो इधर से क्या आ जाएंगे? प्लस आ जाएंगे। अगर ये चीज होती रहेगी तो ही सर्किट कंप्लीट होगा और ये सेल प्रॉपर क्या करेगा? वर्क करेगा। अब आपसे पूछा जाएगा डैनियल सेल का डायग्राम बनाओ, तो ये डायग्राम आप बनाओगे। फिर हो सकता है आपसे ऐसे पूछा जाए कि डैनियल सेल की कार्य प्रणाली बताओ। तो देखो, डैनियल सेल की कार्य प्रणाली सिर्फ समझने की चीज है। आपने क्या करा? पहले तो आप यूँ थ्योरी में बताओगे। सबसे पहले हमने दो पात्र लिए या दो कंटेनर लिए, एक के अंदर हमने ZnSO4 का सॉल्यूशन डाला, एक में हमने CuSO4 का सॉल्यूशन डाला। ZnSO4 में जिंक की रॉड डाली, CuSO4 में कॉपर की रॉड डाली। दोनों को हमने अमीटर और बैटरी से कनेक्ट किया, फिर दोनों को हमने साल्ट ब्रिज से कनेक्ट किया। साल्ट ब्रिज के क्या कार्य होते हैं? दो कार्य होते हैं, परिपथ को पूर्ण करना, सर्किट को कंप्लीट करना, और आयन विनिमय को बनाए रखना, या फिर बोल सकते हो आयन की न्यूट्रलिटी को
कंप्लीट रखना, ये बोल सकते हो। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। अब आप इसकी कार्य प्रणाली लिखोगे, प्रोसेस लिखोगे, क्या होता है। तो सबसे पहले जैसे ही आप इस बैटरी को ऑन करते हो, किसी भी चीज को ऑन करने के लिए बैटरी लगानी जरूरी होती है, हालांकि ये खुद बैटरी है। ठीक है, तो किसी भी चीज को ऑन करने के लिए आपने इसमें बैटरी लगाई, बैटरी से क्या होगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन का फ्लो शुरू हो जाएगा। अब इसमें होगा क्या, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन की प्रोसेस होगी। रिडॉक्स रिएक्शन की प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही क्या होंगे, साथ साथ होंगे। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होंगे, साथ साथ होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, जैसे इसको चालू करोगे तो यह देखोगे कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के किधर जाएंगे, कॉपर की तरफ जाएंगे, और करंट किस तरफ जाएगा, कॉपर से जिंक की तरफ जाएगा। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा करंट हमेशा उसके अपोजिट जाएगा। ठीक है, अब जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ गए, कॉपर की तरफ गए। तो आपने रिडॉक्स रिएक्शन अगर 11th में पढ़ा हो तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन हो सकता है, बोल सकते हो। हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है या ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है, रिडक्शन होता है, ये भी बोल सकते हो। बट इलेक्ट्रॉन के आधार पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीकरण व अपचयन क्या होता है, मैं उसकी बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन रिडक्शन होता है। यहाँ पे आपने ये देखा है कि जिंक ने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है, तो जिंक की जो सॉलिड रॉड थी उसने क्या करा है, जिंक आयन बनाए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करा। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीकरण। ऐसे ही आप रिडक्शन लिखोगे, रिडक्शन यहाँ पे क्या किसका होगा, कॉपर जो आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को पाके कॉपर सॉलिड में क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अगर आप इसकी कंप्लीट रिएक्शन लिखो तो ओरिजिनल में क्या हुआ था, जिंक की रॉड कॉपर आयन से रिएक्ट करती है तो जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, जिसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं ऑक्सीडेशन, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन आप लिखना चाहते हो तो जिंक की रॉड को जब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हो तो जिंक ZnSO4 बन जाएगा और कॉपर सॉलिड हो जाएगा। ये कंप्लीट रिएक्शन होती है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, भाई जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालोगे तो क्या होगा, या फिर लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हो तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट विलयन में डालते हो तो जिंक की रॉड धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। अगर आपसे इसी का जस्ट उल्टा क्वेश्चन कर दूं, क्या कॉपर की रॉड को जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डालूंगा तो कोई रिएक्शन होगी, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, उसका रीजन है। ठीक है, उसका रीजन आगे के एक टॉपिक के अंदर मैं बताऊंगा, उस टॉपिक के साथ कनेक्ट करके। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखना कि डैनियल सेल का डायग्राम क्या होता है, डैनियल सेल ने कैसे वर्क किया और उसकी समीकरणें क्या होती है। ठीक है, अब ये डैनियल सेल की जो 11th के अंदर ये पूरे टॉपिक था आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, लास्ट टॉपिक यही था। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर अपन ने बात करनी है, सेल की बात करनी है, साल्ट ब्रिज की बात करनी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बतानी है और रिडक्शन रिएक्शन बतानी है। आपने क्या करा, इसकी बाद में बता दी कंप्लीट रिएक्शन, इसकी आपने क्या करी, कार्य प्रणाली बता दी। हाँ, जैसे 11th में क्वेश्चन था भाई कॉपर के बर्तन में या तांबे के बर्तन में आप दही को क्यों नहीं रखते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन पड़े होंगे। तो बस वैसे टाइप का ये क्वेश्चन बनता है कि जिंक की रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे या लोहे की कील को CuSO4 में डालोगे तो क्या होगा, तो वो उसमें घुल जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जबकि कॉपर को अगर हम ZnSO4 में डालें तो क्या ये रिएक्शन उल्टी होगी, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर मेटल का एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, एक इलेक्ट्रोड विभव होता है। इलेक्ट्रोड विभव का मतलब ये है कि सबसे ज्यादा विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टिविटी जो दिखाता है वो सिल्वर दिखाता है, मतलब चांदी दिखाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर चांदी की वायर बनाओगे तो आपको प्रॉपर करंट मिला करेगा हर चीज में। बट अपने चांदी की वायर क्यों नहीं बनाते, इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है, कम होता है। थोड़े से टेम्परेचर में चांदी पिघल ही जाएगी। ठीक है, और बिजली की तारों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रखना पड़ता है, इसीलिए सभी तार कॉपर के या मिक्स मेटल के बनाए जाते हैं। दूसरी चीज अपन ने बात करें कि यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, तो देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के कारण ना इसके अंदर एक विभव उत्पन्न होगा इस सेल के अंदर, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एक पोटेंशियल उत्पन्न होगा, उसी को बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब आपको देखो इसमें हुआ क्या है,
इसमें ये हुआ है, मैं साल्ट ब्रिज की बात कर रहा हूँ, जिंक ने इलेक्ट्रॉन त्यागे, जिंक जैसे इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, Zn+2 की, क्योंकि ये रोड धीरे धीरे खत्म होगी, पानी के अंदर क्या हो जाएंगे, Zn+2 के आयन बन जाएंगे। यहाँ पे Cu+2 आयन थे, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, Cu+2 आयन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पानी के अंदर सल्फेट आयन इकट्ठे हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे प्लस के आयन बहुत सारे हो गए, यहाँ पे माइनस के आयन क्या हो गए, बहुत सारे हो गए। अगर साल्ट ब्रिज नहीं लगाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिंक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे सल्फेट की कंसंट्रेशन हो जाएगी। अब साल्ट ब्रिज क्या करता है कि इस प्लस वाले के लिए तो यहाँ से माइनस के आयन देगा और इस माइनस वाले के लिए यहाँ से क्या है, प्लस के आयन देगा, जिससे सेल प्रॉपर वर्क करता रहेगा। मगर इसकी भी एक लिमिट होती है। कल को ये सोचे कि सर ये लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम नहीं चलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये भी क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। मतलब एक सेल लंबे सालों के बाद चलने के बाद भी क्या हो जाता है, डेथ होता है। जैसे बैटरी आप ट्रैक्टर में यूज करते हो, कोई तो 1.5 साल के अंदर चेंज कर देता है, कोई 4 साल में चेंज करता है, कोई कम यूज करता है तो 5-5, 6-6 साल चलाता है। इन्वर्टर की बैटरी 3-4 साल में घर में बदल देते हैं, ठीक है। कई होते हैं लंबी चला सकते हैं, तो अलग बात है, वो डिपेंड करता है कि आपने कितना उसका यूज किया है। आगे बात समझ में। तो ये डैनियल सेल की मैंने बात करी है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डैनियल सेल का डायग्राम, इसकी कार्य प्रणाली, ये कैसे बनाया गया और इसमें होने वाली अभिक्रियाएं। कल मैं आपको बताऊंगा इस सेल का सेल आरेख, सेल डायग्राम। ये चीज अलग है, डैनियल सेल का डायग्राम और सेल आरेख, सेल डायग्राम अलग होता है। वो भी आपके 11th में आया था। तो आज के लिए सिर्फ इतना करा रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो आपको कराऊंगा मैं अगली जब भी क्लास लगेगी उसमें। थैंक यू।